हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ रीजनिंग। आज मैं आपके सामने पेपर लेकर आई हूँ लैंग्वेज सेकंड हिंदी का। ये आपका पेपर है 1 जैन का 2022 में जो आपका पेपर हुआ था, ये सीटेट का। ये 1 जैन 2022 का पेपर है। इसका 1 जैन का ईवीएस का पेपर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। एंड देन लैंग्वेज सेकंड में पहले आपको हिंदी का करा रही हूँ, जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज सेकंड में चूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमारे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 121 से 128 तक आपको वो मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आप पैराग्राफ यहाँ देख लीजिए। ठीक है, 121 से 128 इस पैराग्राफ से क्वेश्चंस करे जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पॉज करके एक बार पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हमारे सब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम अपना देख लेते हैं 121। क्वेश्चन नंबर 121 है कि गद्यांश के आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन है। सबसे बड़ी देन क्या है? तो हम चलिए ऊपर वाले पैराग्राफ पर चलते हैं। मित्रता, शत्रुता, पास पड़ोस या रिश्तेदार। तो हमें बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सबसे आपको फर्स्ट लाइन में दिखेगा कि मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मित्रता, दोस्ती। ठीक है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका 1 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। क्वेश्चन नंबर 122 है कि उपयुक्त गद्यांश में किस कवि का उल्लेख किया गया है। तो चलिए ऊपर पैराग्राफ फिर से देखते हैं। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि तुलसीदास जी ने कहा कि सच्चा मित्र वही है। ठीक है, तुलसीदास। करेक्ट ऑप्शन आपका तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 है आपका सच्चा मित्र कौन होगा? जो कठिन समय में आपका साथ दे, जो केवल खुशहाली में आपका साथ दे, जो आपके गुणों का वर्णन करता रहे, जो सबके सामने आपकी गलतियां बताए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाए जो कठिन समय में आपका साथ दे। पैराग्राफ आपने देख लिया होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 124 पर। क्वेश्चन नंबर 124 है कि अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान समझना वाक्य का क्या भाव है? कि अपने दुख को मिट्टी के समान समझना, अपने दुख को छोटे से छोटा समझना, अपने दुख को बहुत बड़ा समझना, अपने दुख को घातक समझना। तो चलिए देख लेते हैं इसका। पैराग्राफ में देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए कि अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान, अपने दुख को तो बहुत छोटा समझे और मित्र का जो दुख हो वो बड़ा समझे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, 124 का आपका हो जाएगा 2, अपने दुख को छोटे से छोटा समझना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। यदि आपका मित्र, क्वेश्चन नंबर 125 है कि यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है तो मित्र के रूप में आपका क्या दायित्व है? कि आप क्या करोगे उसके लिए? गलत रास्ते पर जा रहा है तो सभी के सामने उसके कार्यों के लिए फटकार लगाकर सुधारने के लिए कहना नहीं। ठीक है, ऐसे तो उसकी इंसल्ट होगी, उसे बुरा लगे। उसे एकांत में सही राह पर चलने के लिए समझाना। तो ये करेक्ट हो सकता है। अपने काम से काम रखना, उसे उसके हाल पर छोड़ देना नहीं। ठीक है, ये गलत है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड आपने पढ़ते ही इसको बता दोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। पैराग्राफ में देखने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने इसको ऐसे ही सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। क्वेश्चन नंबर 126 है कि निम्न में से समूह से भिन्न शब्द आपको चुनना है। कौन सा आपका अलग है? तो आपका अलग है शंका। ठीक है, दुखी, प्रश्न, विश्वसनीय समूह में है लेकिन शंका नहीं है। ठीक है, ये अलग है बिल्कुल, इसलिए हमने, ये ऑड है एंड ये ऊपर तीनों सही है।
ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। क्वेश्चन नंबर 127 है कि मार्ग शब्द क्या है। मार्ग है तत्सम, तद्भव, देशज या आगत। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका तत्सम। ठीक है, तद्भव मत लगाइएगा, तत्सम है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 100% सही आंसर है तत्सम, तद्भव मत लगाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। क्वेश्चन नंबर 128 है कि सीमित का विलोम हमें बताना है। असामान्य नहीं होता, असमान भी नहीं है, असीमित है। ठीक है, असीमित और परिसीमित नहीं है। असीमित और परिसीमित में कंफ्यूज नहीं होना, तो असीमित करेक्ट है, विलोम उसका सीमित का असीमित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। क्वेश्चन नंबर 129 टू 135 आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए इसका पैराग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, इसका आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये पैराग्राफ सामने है, ये आप इसको रीड कर लें अच्छे से। ठीक है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, मैं तो रीड नहीं करूँगी, आप लोग इसको कर लीजिए। सबसे अच्छा रहता है क्वेश्चन को देखिए और फिर उसके बाद पैराग्राफ को रीड करते जाइए, ज़्यादा अच्छा रहता है, टाइम हमारा ख़राब नहीं होता। चलिए तो क्वेश्चन इसके सामने रख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 है कि उसे इससे अंतर नहीं पड़ता है, इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं। जिस पर ये रेखा मतलब लाइन खींची गई है, उसको उसकी जगह पे हमें दूसरा अपना शब्द प्रयोग करना है। तो उसे इससे समानता नहीं पड़ता, तो ये गलत है। समानता तो नहीं आ सकता ना। इसे उसे इससे फर्क नहीं पड़ता है, हाँ ये ठीक है। नीचे भी देख लेते हैं, क्या उसे इससे दायित्व अंतर नहीं पड़ता, ये भी गलत है। उसे इससे जिम्मेदारी नहीं पड़ता, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 130। विनाश का विलोम है विनाशकारी, सर्वनाश, सर्जन, विसर्जन। तो आपको बना विनाशकारी, तो विनाश का ही सेम है। ठीक है, विनाशकारी का मतलब, और सर्वनाश भी नहीं हो सकता कि उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना, ये भी विनाशकारी भी नहीं है। विसर्जन भी नहीं है। ठीक है, और सर्जन हो सकता है। ठीक है, सर्जन ही इसका है, विसर्जन भी नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। क्वेश्चन नंबर 131 है कि पेड़ों की अत्यधिक कटाई पर प्रभाव किस पर पड़ेगा। वन्य जीवों पर, हाँ वन्य जीवों पर पड़ेगा, पक्षियों पर भी पड़ेगा, मनुष्य पर भी पड़ेगा, तो सभी पर पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसमें ज़्यादातर हमें पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो सॉल्व ऐसे ही हो रहे हैं और ये करेक्ट ऑप्शन है 131 का 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर। क्वेश्चन नंबर 132 है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या कदम उठाना होगा। संसाधनों का अपव्यय करना होगा। वर्तमान में जिस गति से संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उसी गति से भविष्य में भी प्रयोग करना होगा। ये संसाधनों का अभी से अपने घरों में भंडारण करना होगा, या आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में संसाधनों का संरक्षण करना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 4 है। पढ़ते ही आपको समझ आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 की पाँव पाँव शब्द कैसा है। पुनरुक्त शब्द है, विलोम है, ऋण है, ये तत्सम है। तो विलोम तो नहीं है, तत्सम भी नहीं है। ऋण और पुनरुक्त में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पुनरुक्त वो होते हैं जो एक शब्द दो बार रिपीट हो, जैसे बार बार, जैसे एग्जाम्पल जैसे बार बार। ठीक है, तो ये आपके पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। पाँव पाँव, तो ये आपके पुनरुक्त शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। क्वेश्चन नंबर 134 है कि मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है। आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना है, यह प्रकृति अन्य प्राणियों की आवश्यकता का ध्यान रखना है, अन्य जीवों के साथ समरस रहना है, यह वर्तमान के लिए साधन पाना है। तो आपको इसका बताएं मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है। ये हम उसमें एक बार पैराग्राफ ज़रूर चेक करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ में देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये सबसे लास्ट में मिल जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कि इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अधिक से अधिक दोहन करना चाहता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लीजिएगा। तो इसका हम क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है, 144 का आपका 1 हो जाएगा कि मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है। मैंने आपको लास्ट लाइन में पैराग्राफ में दिखाया है कि आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दोहन करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। क्वेश्चन नंबर 135 है कि इनमें से प्रकृति के अनुकूलन क्या है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करना, आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संग्रह करना, या आवश्यकता के अधिक संसाधनों का दुरुपयोग करना, या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। क्वेश्चन नंबर 136 है कि व्यांख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किससे कहेंगे। तो हम उसको कहेंगे विवरण को। ठीक है, किसको कहेंगे, विवरण को कहेंगे, वृत्तांत को, प्रतिपादन, वर्णन को नहीं कहते, विवरण होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। क्वेश्चन नंबर 137 है कि लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है उसे क्या कहेंगे। उसको कहेंगे क्रिया वैकल्य, डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं उसको, सॉरी उसे बोलते हैं लेखन वैकल्य, डिस्ग्राफिया 137 को। ठीक है, उसका ऑप्शन होगा 1 डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया नहीं सॉरी डिस्ग्राफिया बोलते हैं। जो लिखने में हमें प्रॉब्लम होती है उसमें उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं लेखन वैकल्य। ठीक है, गलती हो गई थी मुझसे, 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है लेखन वैकल्य, डिस्ग्राफिया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। क्वेश्चन नंबर 138 है कि शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिख कर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है, ऐसी गतिविधि क्या उद्देश्य हो सकता है टीचर का। तो सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये हो सकता है। आगे ऑप्शन देखते हैं कि लेखों की रचना करना सीखना सिखाना, सॉरी गलत है ये। विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार करने योग्य बनाना, नहीं। ठीक है, सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। क्वेश्चन नंबर 139 है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है। इसे क्या कहते हैं। इसे अवबोधन कार्य बोलते हैं या परसेप्शन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे परसेप्शन। मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवण कार्य, नहीं। भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। ठीक है, अवबोधन कार्य परसेप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवण कार्य भी नहीं होगा। भावार्थ जानने हेतु श्रवण, इसको इंग्लिश में बोलें लिसन टू नो द मीनिंग। ठीक है, इसको सुनना, मीनिंग को, उसका पूरा अर्थ हमें देखना है, तो इसका यही ऑप्शन होगा करेक्ट। सरसरी तौर से श्रवण कार्य भी नहीं है। 139 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। क्वेश्चन नंबर 140 है कि वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री का सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, वह क्या कहलाती है। वो कहलाती है सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनर्निर्मिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। क्वेश्चन नंबर 141 है कि मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है। ये कथन किससे संबंधित है। ये जो कथन है किसने कहा है। वाइगॉस्की ने कहा है, पियाजे ने बोला है, चॉम्स्की ने बोला है, या ब्रूनर ने बोला है। तो ये जो स्टेटमेंट कहा है वो चॉम्स्की के द्वारा बोला गया है, चॉम्स्की के। ठीक है, ये उससे संबंधित है, चॉम्स्की से। चॉम्स्की 141 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। 142 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है कि सत्तात्मक कारकों, सामाजिक आर्थिक अथवा राजनीतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन, या बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन, या बोलचाल की भाषाओं में ध्वनियों का अध्ययन। तो ये ध्वनियों का अध्ययन, ठीक है, यही आपका हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। समाज से बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण, ये तो है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं है कि बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। 143 की अभिकथन आ स्कूल, ठीक है, ये असर्शन है और ये रीज़न है। तर्क को हम रीज़न बोलते हैं और असर्शन को अभिकथन बोलते हैं। स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं, या इसका रीज़न क्या है कि भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। दोनों असर्शन और रीज़न, अभिकथन और तर्क सही है, या ता आ की सही व्याख्या है। ये दोनों आ और ता सही है, लेकिन ता आ की सही व्याख्या नहीं है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि दोनों तो सही है, लेकिन जो हमारे पास रीज़न वो जो सही नहीं दिया है, तो 143 का ऑप्शन नंबर होगा 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पर। क्वेश्चन नंबर 144 है, मैचिंग आपको यहाँ करनी है कि इमिग्रेशन फॉर्म भरना, एक व्यवसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना, या आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना, किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना। ठीक है, इसको मैचिंग है, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ऑप्शंस आपको अच्छे से दिखें। ठीक है, ये कॉलम ए है और कॉलम बी है, तो मैं इसको छुपा देती हूँ थोड़ा। ठीक है, अब आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ आपको 144 अब आपका सामने आ चुका है क्वेश्चन पूरा। तो इमिग्रेशन फॉर्म भरना, ठीक है, मतलब सटीकता पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर, ठीक है, फर्स्ट का जो होगा आपका फर्स्ट है। एक व्यवसाय बैठक में एक प्रस्तुति देना मीन्स सटीकता पर, ये भी सटीकता पर ध्यान देना है। यहाँ कुछ मिस्टेक है। थर्ड देख लेते हैं, चलिए, कि आपात स्थिति में मदद के लिए पुकारना, प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना, किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना, प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना, पता नहीं ये। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये सही है, किसी पार्टी में दोस्तों से बात करना मतलब प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर आपका जाएगा 2। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। क्वेश्चन नंबर 145 है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है। कविता वाचन है, कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, या भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो इसका होगा कक्षा में नाटक करना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। 146 है कि सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है। औपचारिक लेखन, अनौपचारिक, प्रतिवेदन लेखन, निबंध लेखन। तो उसका तो वो सबसे जो अभ्यास उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है, वो होता है अनौपचारिक लेखन। ठीक है, अनौपचारिक लेखन ही होता है ना, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। औपचारिक नहीं होगा, अनौपचारिक लेखन। ठीक है, 147 पर चलते हैं। 147 है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अवधी है, नागपुरी है, बोडो है, ये राजस्थानी है। तो वो है आपकी बोडो। अवधी, नागपुरी, राजस्थानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, बोडो शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। 148 है कि हमें बताना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। वो है मराठ भाषा, क्षेत्रीय भाषा, या 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा, या अंग्रेजी। तो वो हमारी कौन सी भाषा है, मराठ भाषा, मतलब मदर टंग। 148 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। 149 है कि व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है। लेक्चर विधि होती है, या आगमन, निर्देश, या वार्तालाप विधि। तो जो सबसे उपयोगी जो विधि होती है वो आगमन विधि होती है। लेक्चर विधि
निर्देश विधि या वार्तालाप विधि नहीं होती, सबसे बेस्ट होती है, उपयोगी होती है आगमन विधि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्लास का ये आज लास्ट क्वेश्चन है। आज आपके पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, भौतिक अनुक्रिया, या ब्राहा, या अंतर्जात। तो आपको बताना है इसका क्या होगा। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? वो है इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 150 का। अगर आपको वीडियो क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के पास ग्रुप में। नेक्स्ट पेपर के साथ मैं लेकर ज़रूर आऊँगी। ठीक है, मैंने इससे पहले ईवीएस का पेपर अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। हिंदी का मैंने आज अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।